हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव मिश्रा। और आज बच्चों हम बात करने के लिए आ गए हैं फिजिक्स में अपना नया टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में जानेंगे, फिर इसमें रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है, और उस रिफ्रैक्शन से हम इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट तक हमें अपना ये वीडियो देखना है, ठीक है, और आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड वो हम खत्म कर सकें। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिज्म की। सबने आई थिंक प्रिज्म के बारे में समझ रखा होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कैसा होता है बच्चों। हाँ, कई बच्चे कहते हैं वो ट्रायंगल जैसा बनाते हैं। बच्चों, प्रिज्म क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मीडियम कवर्ड बाय टू प्लेन सरफेस इंक्लाइंड एट एनी एंगल। जो कि दो प्लेन सरफेस से कवर होता है जो किसी एंगल पे, जैसे ये बुक आपको दिख रही है, ये ऐसे, ठीक है। इसको मैं यहां, ये सोचो पूरा ग्लास होता, ये बुक पूरी ग्लास होती, तो क्या बन जाएगी? प्रिज्म बन जाएगी। अब वो ट्रायंगल जैसा क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको केवल ये वाला फेस दिखता है, सामने वाला। आप उधर से देख रहे हैं ना, तो आपको केवल ये फेस दिख रहा, आपको ये वाला फेस बगल वाला दिख नहीं रहा। इसीलिए हम लोग प्रिज्म को बनाते कैसे हैं? एक ट्रायंगल जैसा बनाते हैं। बट ये कभी मत समझिए कि वो 2D होता है। प्रिज्म क्या होता है? 3D होता है, उसमें साथ में ये पूरा सिस्टम होता है। अच्छा, हमने बात की यहां पे कि प्रिज्म क्या है? एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजीनियस मतलब एक जैसा, ये नहीं कि यहां पे कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, यहां अलग है। बेसिकली जिस हम प्रिज्म की बात करते हैं वो होमोजीनियस होता है, उसका हर जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक जैसा होता है। तो प्रिज्म इज अ होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम कवर्ड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, जो कि दो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा 3D का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं तो कुछ इस तरीके से आपको प्रिज्म का डायग्राम मिलेगा। बच्चों, होता क्या है कि जैसे इसको हम 3D में शो करते हैं तो कुछ इस तरीके से प्रिज्म होता है, ऐसा, ठीक है। अब इस सरफेस पर लाइट आगे पड़ेगी, ठीक है, यहां अंदर रिफ्रैक्शन होगा और इस सरफेस से लाइटें निकल जाएगी, कुछ ऐसा। अभी हम दिखाएंगे क्या क्या एंगल बनता है, वो बाद की बात है बच्चों। तो इसका अगर नाम दे दें तो A B C D E F, मतलब हम कह सकते हैं कि जो फेस A C D E एंड BFDC, कौन सा फेस बच्चों? इस फेस को देखो ध्यान से, ACDE ये वाला फेस और BFDC ये वाला फेस, इन दोनों से रिफ्रैक्शन होता है। तो दीज फेसेस आर कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग फेसेस। दीज आर रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ठीक है। इन फेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग फेसेस बोलते हैं। अच्छा, और इन रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल बच्चों थीटा। अब आपको लग रहा होगा यार ये वाला हम एंगल लेते तो, अरे दोनों सेम है बालक, है? तुम सोचो ना, ये हमने कहा प्रिज्म है तो इस बुक में जितना एंगल यहां बनना उतना ही तो पीछे बनना होगा। क्यों भाई? दोनों तरफ एंगल क्या बनना? सेम। अगर ये ग्लास का होता, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल बोलो चाहे ये बोलो, बात वही है। तो दोनों रिफ्रैक्टिंग फेसेस को मिलाने वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्टिंग एंगल। बहुत अच्छी बात है। और जो एज, ये एज साइड, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस को जोड़ती है। एक ये रिफ्रैक्टिंग फेस, एक ये रिफ्रैक्टिंग फेस।
इसको जोड़ने वाली लाइन को हम लोग रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। तो रिफ्रैक्टिंग एज क्या होती है बच्चों? डीसी इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। ये तो बेसिक बात हम प्रिज्म की समझ गए हैं। अब चलिए हम प्रिज्म में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी शो करते हैं और इसको अब हम लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखनी है किससे? प्रिज्म से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म कैसे बच्चों इसको हम पढ़ेंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक प्रिज्म है, ठीक है। एक हमने क्या सपोज कर लिया? प्रिज्म है। बच्चों प्रिज्म का डायग्राम हमेशा बड़ा बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़ा डायग्राम होगा तो सारे एंगल बहुत क्लियरली आपको शो होंगे। मान लेते हैं ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। बच्चों सपोज किया एक लाइट यहां से आती है, ये लाइट रे आ गई, ठीक है, जो इस प्रिज्म पे किसी एंगल पे इंसिडेंट होती है। तो ये लाइट बच्चों क्या होती है? इंसिडेंट होती है। हमने मान लिया कि इस लाइट का कुछ भी नाम दे दो, हमने कहा पी क्यू ये लाइट है जो कि यहां पे इंसिडेंट होती है, ठीक है। एक पी क्यू लाइट आई और प्रिज्म पे इंसिडेंट हुई। अब बच्चों होगा क्या? आपको पता है कि प्रिज्म हम मान लेते हैं कि ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ये ग्लास का। अगर ये प्रिज्म ग्लास का बना हुआ है और बाहर एयर है तो क्या हो गया? बाहर रेयरर है और अंदर डेंसर है। तो जब लाइटें प्रिज्म में इंटर करेगी तो रेयरर से डेंसर में जाएगी। अब बच्चों जब रेयरर से डेंसर में कोई लाइटें जाती है तो क्या होता है? वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। तो पहले नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बच्चों इस प्रिज्म सरफेस से ये क्या है? 90 डिग्री है, ऐसा ये नॉर्मल है। तो मान लेते हैं कि ये लाइटें आई एंगल से आ रही थी, ठीक है, और ये जाना तो ऐसे चाहती थी लेकिन ऐसे तो जा नहीं पाएगी। अब क्या होगा? नॉर्मल के पास आ जाएगी। तो बच्चों अगर इस नॉर्मल को आप n1 नाम देते हैं तो ये नॉर्मल के पास मतलब इधर न जाकर के नीचे की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। तो ये ऐसे चली गई, ठीक है, ये आ गई। अब जब ये लाइटें यहां तक पहुंच गई है तो अब क्या होगा बच्चों? अब ये लाइटें क्या ये सीधी निकल जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अब जब ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो डेंसर से कहां जाएगी? फिर से एयर में जाएगी, मतलब रेयरर में जाएगी। जब लाइटें डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर हटेगी नॉर्मल से। तो पहले तो नॉर्मल बना लो बच्चों। नॉर्मल कैसे बनेगा? दिस इज द नॉर्मल। अब ये क्या होगी बच्चों? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर ये n2 नॉर्मल हो तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। तो अब बच्चों लाइटें क्या होगी? यहां से आएगी और ये सीधा नहीं जाएगी, अब ये अवे दूर हट जाएगी नॉर्मल से, ठीक है। जिस एंगल से लाइटें गई उस एंगल को हम मान लेते हैं आई डैश। जिससे बाहर निकली उसको क्या बोलते हैं? आई डैश। मतलब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं आर और इसको कह देते हैं एस। तो हमने सपोज किया एक पी क्यू लाइटें आई जो कि नॉर्मल से आई एंगल पे इंसिडेंट हुई प्रिज्म के सरफेस पर। किस सरफेस पर? ए बी सरफेस पर। इसके पीछे पूरा एक फेस होगा। अब ये क्या हुई कि यहां से बेंड होके ये नॉर्मल से आर एंगल पे चली गई, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल। और फिर ये एसी सरफेस पर जब पड़ी तो इसका एंगल आर डैश हो चुका था और ये आई डैश एंगल से बाहर निकल गई। बच्चों आने वाली डायरेक्शन और जाने वाली डायरेक्शन
मींस इंसिडेंट रे को अगर हम आगे प्रोड्यूस कर दें और जो इमर्जेंट रे है, ये बाहर निकलने वाली को बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर दें, तो ये दोनों लाइट रे एक एंगल पे मिलती हुई महसूस होती हैं। इस एंगल को बोलते हैं डेल्टा। डेल मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन, डेल मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत सिंपल सी बातें हमको करनी है। इस पॉइंट को टी कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म देखना था, हमने वो रिफ्रैक्शन देख लिया। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालेंगे डेल के साथ, एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। बच्चों इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको बेसिक 3 चीजें यूज करनी इस पूरे डायग्राम से। डायग्राम बहुत बड़ा लगता है बट रियल में आपको केवल 3 चीजें यूज करनी। क्या? एक तो आपको ये ट्रायंगल यूज करना है, छोटा वाला, कौन सा? QRT। दूसरा क्या यूज करना है? एक ट्रायंगल यूज करना है QRN, ये। और तीसरा क्या यूज करना है? QNRA, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल यूज करना है। ये पूरा क्या यूज करना है? क्वाड्रिलेटरल। बस ये 3 चीजें ही यूज करनी है और सारा हमारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम जब QRT को यूज करेंगे तो इसके एंगल ये पता होने चाहिए। ये एंगल कितना होगा सोचो। तो बच्चों देखो ये क्रॉस बन रहा था क्या? बिल्कुल बन रहा था। तो अगर ये आई था तो ये पूरा एंगल I होना चाहिए था। R नीचे चला गया तो ये बचा कितना? I माइनस R। ये एंगल क्या बचा? I माइनस R। इसी तरीके से इसको देखो, ये यहां पे एक क्रॉस बनना था, N2 और TS एक क्रॉस बना रहे हैं। तो ये अगर I डैश तो ये पूरा I डैश होना चाहिए था। ये बचेगा कितना बच्चों? ये वाला ये बचेगा I डैश माइनस R डैश। ठीक है, अब देखिए इन ट्रायंगल QRT, ठीक है, कौन सा ले रहे हैं? QRT। आप देखिए तो QRT में डेल जो है ये क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। डेल्टा क्या है? एक्सटीरियर एंगल। और आपको पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर वाले दोनों दूसरी साइड वाले एंगल के सम के बराबर होता है। तो डेल्टा किसके बराबर होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल। इस ट्रायंगल को देखिए तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। इट मीन्स यहां पे लिखेंगे क्या? डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। सो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। बच्चों I डैश को एक साथ कर लो, R डैश को एक साथ कर लो। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन हमारी आ गई। बच्चों अब हम बात करते हैं, हमने क्या बताया था? एक ट्रायंगल लेना है, दूसरा कौन सा लेना है? QRN। तो अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल QRN, देखो इन ट्रायंगल QRN, इसमें देखो क्या होगा? QRN में देखो तो तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। ये तो हमको पता ही है। तो क्या आएगा? R प्लस R डैश प्लस N इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो तीनों एंगल का सम 180। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया R प्लस R डैश इज इक्वल टू 180 माइनस N, इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करेंगे इन क्वाड्रिलेटरल QNRA। कौन सा लेंगे बच्चों? QNRA। ये देखिए
अब इसमें जब हम बेसिक बात करेंगे तो हमको पता है चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए। तो देखो Q वाला एंगल लो, तो देखो जब ये 90 तो इधर से भी ये 90, तो Q वाला 90 प्लस N प्लस R वाला एंगल भी 90। देखो ये पूरा एंगल जब लोगे तो ये क्या मिलेगा 90 और प्लस A मीन्स हमको मिलेगा 90 प्लस N प्लस 90 प्लस A इज इक्वल टू 360। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए तो A इज इक्वल टू कितना बचेगा, देखो 90 90 180 उधर गया, 180 बचा तो 180 माइनस N। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we have R plus R dash is equal to A। R plus R dash किसके बराबर आ गया बच्चों, A के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है ये I पर डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पर। और जब हमने इसका कर्व ड्रॉ किया तो हमको कुछ ऐसा कर्व मिला। I के साथ जब हमने डेल्टा का वेरिएशन देखा, ठीक है, जब हमने क्या किया डेल्टा का वेरिएशन देखा I के साथ, तो हमको कुछ ऐसा कर्व मिला। ठीक है, J टाइप का। ये इसमें देखा गया कि हर प्रिज्म के लिए देयर इज ओनली वन एंगल, केवल एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होता है जिसके लिए डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो। इस समय डेल्टा क्या होता है मिनिमम, बाकी सारे एंगल के लिए डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होती इससे। इसका मतलब देयर इज ओनली वन इंसिडेंट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है मिनिमम होता है। ठीक है, और इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली ये पाया गया इस पेयर के लिए I जो होता है ये बराबर हो जाता है I डैश के एंड R बराबर हो जाता है R डैश के। और इस समय डेल्टा इज इक्वल टू लिख देते हैं डेल्टा मिनिमम। ये सब किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है फॉर मिनिमम डेविएशन। ये किसके लिए है, फॉर मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमको क्या मिला बच्चों, I इज इक्वल टू आई डैश, R इज इक्वल टू R डैश एंड डेल्टा की जगह क्या लिखेंगे डेल्टा मिनिमम। ठीक है, अब बच्चों फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन हम देखेंगे। फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन क्या मिलेगा हमें मिलेगा R प्लस R डैश की जगह R इज इक्वल टू A। दिस इंडिकेट 2R इज इक्वल टू A और R इज इक्वल टू A बाई 2। ठीक है, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले को यूज कर लीजिए। तो बच्चों डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस आई डैश की जगह I माइनस R प्लस R डैश की जगह R। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू हो गया 2I माइनस 2R, R इज इक्वल टू A बाई 2 यहां रख दीजिए। तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 2I माइनस A। देखिए 2R इज इक्वल टू A था, यहां पुट कर दिया। अब हमें I की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, इसको इधर ले आओ तो क्या मिलेगी डेल्टा मिनिमम प्लस A अपान 2, दिस इज I।
दिस इज आई, इंसिडेंट एंगल। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म with respect to मीडियम क्या होगा? म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? म्यू इज इक्वल टू साइन आई की जगह बच्चों ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपान 2 डिवाइडेड बाई साइन आर। और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों? देखो a बाई 2। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इन द टर्म ऑफ मिनिमम डेविएशन एंगल एंड ए इज कॉल्ड, हमने बताया था ना इस एंगल को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल। ए को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एंगल। इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये बच्चों हमारे पास डेरिवेशन हो चुका है। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज साइन ए प्लस डेल्टा एम पान 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। यहां पर बच्चों ए क्या होता था? ए इज द रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग मीन्स ये एंगल ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे लाइट जाती थी। और डेल्टा क्या होता है बच्चों? ये डेविएशन एंगल। बच्चों अगर मैं बेसिक बात करूं यहां पे, ठीक है, यहां पे हम लोग डेल्टा एम लिख रहे हैं, जबकि पहले मैंने डेल्टा मिनिमम लिख के आपको पढ़ाया। तो वी यूज्ड डेल्टा मिनिमम एज डेल्टा एम नाउ। स्टूडेंट्स अगर हम थिन प्रिज्म की बात करें, फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म का मतलब होता है कि जो ए है रिफ्रैक्टिंग एंगल है, इट इज लेस देन 5 डिग्री, ठीक है, 5 डिग्री है उसके आसपास का। तो जब ऐसा हो जाता है इस सिचुएशन में, चूंकि ए बहुत कम हो गया, तो साइन ए बाई 2 कैन बी रिटन एज ए बाई 2 एंड साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। If we put these values in the equation of refractive index, then we get mu is equal to sin, तो हट गया, we get a plus delta m by 2 divided by a by 2। देखिए साइन दोनों हट गए यहां से। क्यों? क्योंकि प्रिज्म बहुत थिन हो चुका है। प्रिज्म बहुत थिन होने का मतलब a टेंड्स टू 0। a जो है वो बहुत छोटा हो चुका है, बहुत छोटा हो गया, यानी कि 0 के आसपास हो चुका है। बच्चों नाउ म्यू इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम अपान ए। क्यों? अपान 2 पलट के ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो म्यू a इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा एम। दिस इंडिकेट डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। बच्चों यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि जो डेल्टा एम है ये म्यू पर भी डिपेंड करता है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो आपको पता है जैसे इसमें अगर व्हाइट लाइट डाल दी जाए तो व्हाइट लाइट का पढ़ने से क्या होगा, फॉर व्हाइट लाइट अगर मैं चर्चा कर लूं तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं,
और आपको पता है कि म्यू बराबर होता है a प्लस बी अपान लैम्डा स्क्वायर। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता है वैसे वैसे म्यू क्या होता है, घटता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो डेल्टा मींस एंगल ऑफ डेविएशन भी डिक्रीज होगा। अगर व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे डाली जाए तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर कलर का डेविएशन एंगल अलग अलग होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका म्यू सबसे कम। अच्छा, सबसे कम डेविएशन एंगल किसका होगा? तो जिसका लैम्डा सबसे ज्यादा उसका म्यू सबसे कम, और जिसका म्यू सबसे कम उसका डेल्टा भी सबसे कम। तो सबसे कम किसका होगा? रेड का। इससे ज्यादा ऑरेंज का, इससे ज्यादा येलो का, इससे ज्यादा ग्रीन का, इससे ज्यादा। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एंगुलर डिस्पर्सन। ये क्या होता है, अब हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। बच्चों होता क्या है कि जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, जैसे मान लो ये प्रिज्म है ए बी सी, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, व्हाइट लाइट पास कराते हैं। तो आपको पता होगा कि ये व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ऐसे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। एक व्हाइट लाइट आई और वो यहां पे क्या होती है, अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनती है। कुछ इस तरीके से। तो बच्चों ये 7 कलर में व्हाइट लाइट का ब्रेक होना कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म देन इट स्प्लिटेड इन इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। जब कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो ये अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है जिनसे मिलकर बनी हुई है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कलर के लिए इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, ठीक है। इस वजह से ये 7 कलर में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, क्योंकि हर कलर का डेविएशन एंगल अलग अलग होता है। अभी आपने देखा ना कि जो डेविएशन एंगल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। और आपको पता है अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग, वेवलेंथ अलग अलग तो म्यू अलग अलग, और म्यू अलग अलग तो डेल्टा अलग अलग। यही वजह है कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में ऐसे ब्रेक हो जाती है। और इन 7 कलर्स में से किन्हीं भी 2 कलर्स के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। मतलब अगर जैसे ये येलो, ये वॉयलेट गई और इधर से ये रेड, इन दोनों को पीछे मिलाया तो ये जो एंगल बनेगा ये कहा जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ वॉयलेट एंड रेड। अभी किन्हीं भी 2 कलर को पीछे मिला दें तो वहां जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। मींस एंगुलर डिस्पर्सन इज द एंगल बिटवीन 2 इमर्जेंट कलर्स। 2 इमर्जेंट जो कलर हैं, कोई भी हो सकते हैं, वॉयलेट रेड का भी हो सकता है, किसी का भी, उनके बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। अब जैसे मैं बात करता हूं कि एक प्रिज्म पर मान लीजिए व्हाइट लाइट गिरती है, इंसिडेंट होती है, और इससे मैं 2 कलर्स की बात कर रहा हूं यहां पे। एक रेड और एक वॉयलेट, बाकी सब तो इसके बीच में होंगे। इनका एंगुलर डिस्पर्सन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं?
भाई ऐसा होता है कि जब ये व्हाइट लाइट ऐसे जा रही थी, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक। जो रेड कलर है इसको अगर पीछे मिलाओगे तो ये रेड कलर का डेविएशन एंगल मिलेगा डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या हो गया? डेविएशन एंगल फॉर रेड कलर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड color, and delta V is the angle of deviation for violet color। अब बच्चों ध्यान से देखिए, डेल्टा V कैसे बनेगा? ये बनेगा, अगर डेल्टा, ये रेड कलर और वॉयलेट कलर दोनों कलर्स को पीछे फॉरवर्ड करेंगे, पीछे प्रोसीड करेंगे, तो इनके बीच का ये एंगल बनेगा थीटा। दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। इसी थीटा को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन। सो एंगुलर डिस्पर्सन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। कैसे आया सोचो। तो बच्चों देखो, जब ये डेल्टा आर है तो ये वाला भी एंगल तो डेल्टा आर बनेगा। अब ये इसका क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। देखो मतलब अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो क्या ये ट्रायंगल कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? जूम कर दिया मैंने, थोड़ा सा इसको बढ़ा के दिखा दिया। तो ये कलर क्या बनना? डेल्टा आर। ये एंगल क्या बनना? डेल्टा वी। ये क्या बनना? थीटा। ये एंगल ऑफ, यही है डिस्पर्सन एंगल। अब बच्चों क्या है? ये अगर डेल्टा आर तो ये भी तो डेल्टा आर। देखो ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, तो डेल्टा वी बराबर क्या आएगा? थीटा प्लस डेल्टा आर। मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। सो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब अगर हम सपोज कर लें कि वॉयलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी है और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, तो इस सिचुएशन में डेल्टा वी कितना आएगा? थिन प्रिज्म इसको मान लेते हैं, फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। तो डेल्टा वी क्या आएगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। और अगर हम डेल्टा आर निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। दिस इंडिकेट थीटा इज इक्वल टू, अब सोचो थीटा क्या निकलेगा? डेल्टा वी, तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। This is the angular dispersion for violet and red color। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब देखिए तो डिस्पर्सिव पावर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ, डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डेविएशन। मतलब थिन प्रिज्म की हम डिस्पर्सिव पावर आपको बता रहे हैं। इफ द डिस्पर्सन इज टेकन एट थिन प्रिज्म, ठीक है। तो फॉर थिन प्रिज्म dispersive power is the ratio of angular dispersion of violet and red color to the deviation angle to the mean deviation angle. Mean deviation angle means
येलो कलर का डेविएशन एंगल, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। थीटा तो अभी आपने निकाला, क्या निकला, एनवी माइनस एनआर इंटू ए। अब डेल वाई कितना निकलेगा, येलो कलर का डेविएशन, तो जैसे हमने अभी तक निकाला था, येलो कलर क्या होगा, भाई थीटा अभी अभी आपने निकाला है, थीटा इक्वल टू क्या निकाला, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, अभी कैलकुलेट किया है एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ वॉयलेट एंड रेड कलर। और येलो कलर के लिए अगर हमको डेविएशन एंगल निकालना हो तो क्या निकालेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूं तो क्या मुझे एंगुलर डिस्पर्सन की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपान म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए से ए कैंसिल हो गए, तो बच्चों ओमेगा कितना बचेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1। दिस इज द फार्मूला फॉर डिस्पर्सिव पावर ऑफ द थिन प्रिज्म। ना कि जो डिस्पर्सिव पावर है देखो उसमें ए नहीं आता, मतलब वो रिफ्रैक्टिंग एंगल पे डिपेंड नहीं करता। डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली एट द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसी पर ये डिपेंड होता है।